एक पुराने और विशाल पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उस दिन जंगल का मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी। बच्चों, आज मौसम बहुत खराब लग रहा है। हवा बहुत तेज़ है। तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें जल्दी सो जाना चाहिए। माँ, क्या आज बहुत तेज बारिश होगी? मुझे बादलों की आवाज़ से डर लग रहा है। डरो मत कुकू, हमारा घर बहुत मजबूत है। माँ ने इसे तिनकों और मिट्टी से बहुत मेहनत से बनाया है ना माँ? हाँ बेटा, हमारा घर हमें सुरक्षित रखेगा। चलो अब बातें बंद करो और पेट भर के खाओ। बच्चों ने भर पेट दाना खाया। बारिश का शोर इतना तेज था कि एक दूसरे की आवाज़ सुनना भी मुश्किल हो रहा था। रीमा और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए, लेकिन रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह बाहर के तूफान को देख रही थी। आधी रात, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश और तेज हो गई है। घोंसले की छत से पानी गिरने लगता है। अरे नहीं, ये पानी कहाँ से आ रहा है? छत में दरार आ गई है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। मेरा घोंसला गीला हो रहा है। माँ, बचाओ, यहाँ तो पानी भर रहा है। शांत हो जाओ बच्चों, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये घर अब सुरक्षित नहीं है। रीमा ने एक पल भी गंवाए बिना अपने दोनों बच्चों को उठाया। बाहर तूफान अपने चरम पर था, लेकिन एक माँ के पास डरने का वक्त नहीं था। उसने देखा, उसके घर पर एक पेड़ की मोटी सी डाल पड़ी थी। भगवान का शुक्र है हम समय पर निकल आए। चलो, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। भीगते हुए और कांपते हुए रीमा अपने बच्चों को लेकर पास के एक घने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी। उसे उम्मीद थी कि वहाँ थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि वो अकेली मुसीबत में नहीं थी। पेड़ के तने से चिपककर कालू कौआ, उसकी पत्नी गौरी और बेटा जग्गू भीग रहे थे। कालू, गौरी, आप सब यहाँ इस हालत में? अरे रीमा बहन, क्या बताऊं, वह पुरानी सूखी डाल हमारे घर पर गिर गई। हमारा घर पूरी तरह टूट चुका है। हम कब से यहाँ बैठे हैं, पर बारिश की वजह से कहीं उड़ भी नहीं पा रहे। तुम यहाँ कैसे? मेरा घर भी इस जालिम बारिश ने छीन लिया। मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। यहाँ इस पेड़ के नीचे भी पानी आ रहा है। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम किसी गुफा में नहीं जा सकते? जग्गू बहुत डर गया है। गुफा तो दूर है बेटा, लेकिन हाँ, याद आया, मेरी माँ का घर दूसरे जंगल में है। वह बहुत पुराने और मोटे पेड़ के खोकर में बना है। वह बहुत मजबूत है, वहाँ पानी नहीं आ सकता। क्या वो हम सबको पनाह देंगी? बिल्कुल रीमा, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन समस्या ये है कि वह जंगल यहाँ से थोड़ी दूर है और इस तूफान में उड़ना आसान नहीं होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हम यहाँ रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। हमें हिम्मत करके उड़ना होगा। ठीक है, हम सब साथ मिलकर उड़ेंगे। चलो। कालू सबसे आगे रास्ता दिखाते हुए उड़ रहा था। उसके पीछे गौरी और रीमा अपने बच्चों को संभालते हुए उड़ रहे थे। हवा के तेज झोंके उन्हें बार बार पीछे धकेल रहे थे। बिजली की चमक से बच्चे डर रहे थे। माँ, मेरे पंख दुख रहे हैं। मैं और नहीं उड़ सकती। बस थोड़ी देर और गुड़िया। देखो, कालू अंकल कितनी मजबूती से उड़ रहे हैं। हमें हार नहीं माननी है। काफी संघर्ष के बाद वे दूसरे जंगल में पहुंचे। कालू तेजी से उस पुराने पेड़ की ओर गया जहां उसकी माँ रहती थी। उसे उम्मीद थी कि वहां गर्माहट और सूखा स्थान मिलेगा। कालू, तुम यहाँ? माँ, तुम्हारा घर, ये क्या हुआ? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बिजली गिरी थी, पेड़ टूटकर गिर गया। मैं तो बस अपनी जान बचाकर बाहर निकली। हे भगवान, हमने इतनी दूर का सफर तय किया, ये सोचकर कि यहाँ आसरा मिलेगा। अब हम कहाँ जाएं? हम सब थक चुके हैं और बच्चे अब और उड़ने की हालत में नहीं हैं। हम चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। सभी पक्षी पेड़ की डाल पर बैठ गए। उनकी उम्मीदें बारिश के पानी के साथ बहती हुई लग रही थीं। वे उदास होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आई। वो लक्ष्मी गाय थी जो बारिश से बचने के लिए तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसने पेड़ पर बैठे उदास पक्षियों को देख लिया। अरे पक्षियों, तुम सब इस तूफान में पेड़ की डाल पर क्यों बैठे हो?
भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। क्या करें लक्ष्मी बहन, हमारा घर टूट गया। हम आसरा ढूंढने अपनी माँ के पास आए, पर कुदरत का कहर देखो, इनका घर भी नहीं बचा। अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं और मेरा बछड़ा पास ही एक बड़ी गुफा में रहते हैं। वो गुफा पत्थर की बनी है, बहुत मजबूत और सूखी है। क्या सच में? क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो गुफा बहुत बड़ी है, वहाँ कोई और नहीं रहता, बस मैं और मेरा बेटा है। तुम सब मेरे साथ चलो। तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। लक्ष्मी गाय की बात सुनकर सबकी जान में जान आई। कालू, रीमा और उनका पूरा परिवार जल्दी से नीचे आए। कुछ गाय की पीठ पर बैठ गए और कुछ उसके साथ साथ उड़ने लगे। लक्ष्मी गाय उन्हें लेकर एक सुरक्षित गुफा में आ गई। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन गुफा के अंदर शांति थी। वहाँ सूखा घास फूस पड़ा था, जो बिस्तर जैसा आरामदायक लग रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहन। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। सच में, अगर आप न मिलती तो आज हम ठंड से ही मर जाते। तुम लोग भूखे होगे। मैंने कल ही जंगल से कुछ फल और दाने जमा किए थे, तुम सब मिल बांट कर खा लो। गाय का बछड़ा, गुड़िया, कुकू और जग्गू खेल रहे थे। इस तरह वे सब उस गुफा में आराम से रहते हैं। जंगल के एक कोने में एक बहुत ही पुराने और कमजोर पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उसका घोंसला तिनकों का नहीं बल्कि मजबूरी का बना लगता था। हर तरफ से हवा अंदर आती थी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज भी हम भूखे ही सोएंगे क्या? चुप हो जा कुकू, माँ को परेशान मत कर। माँ सुबह से दाना ढूंढने गई थी, पर शायद उन्हें कुछ मिला नहीं। मेरे बच्चों, रोना बंद करो। मैं वादा करती हूँ कल मैं बहुत दूर जाऊंगी और तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगी। आज बस पानी पीकर सो जाओ। जंगल के बाकी पक्षी अपने पक्के घरों में मजे से सो रहे थे, लेकिन रीमा की रात आंसुओं में बीती। अगली सुबह रीमा दाने की तलाश में निकली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो पानी पीने नदी किनारे गई। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? कृपया मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रीमा नदी के पानी में देखती है। वहाँ एक जलपरी एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। जाल बहुत मजबूत रस्सियों का बना था। नन्ही चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो। मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ और इस जाल में फंस गई हूँ। अगर शिकारी आ गया तो वह मुझे ले जाएगा। डरो मत जलपरी, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। रीमा ने अपनी छोटी सी चोंच से जाल को काटना शुरू किया। रस्सी मोटी थी और रीमा की चोंच नाजुक। समय बीतता है। 1 घंटा, 2 घंटे। रीमा की चोंच से खून टपकने लगता है, पर वो रुकती नहीं। बस थोड़ा सा और। पूरे 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जाल कट गया। जलपरी आजाद हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, आज तुमने मेरी जान बचाई है। देखो, तुम्हारी चोंच से खून आ रहा है। तुम कितनी नेक दिल हो। कहो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मेरे पास मोती हैं, खजाना है, जो मांगोगी वो दूंगी। नहीं जलपरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मदद किसी लालच में नहीं की, किसी की जान बच गई। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। मुझे अब जाना चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। रुको, तुम्हारी ये निस्वार्थ भावना देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। खाली हाथ मत जाओ। जलपरी पानी के अंदर से एक पत्ते की टोकरी लाती है, जिसमें चमकदार नीला पानी भरा था। ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये जादुई पानी है। तुम जिस भी चीज पर ये पानी डालकर जो भी मांगोगी वो चीज वैसे ही बन जाएगी। इसे संभाल कर रखना। तुम्हारा धन्यवाद जलपरी। रीमा वो जादुई पानी लेकर घर आ गई। उसने घर में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल में वह पानी भर दिया और घर के एक कोने में रखकर दाना ढूंढने की चिंता में उसे भूल गई। कुछ दिन बाद आसमान काला हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं। तभी जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। यह कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि एक भयानक तूफान था। माँ, देखो ना, बादल कितने काले हो गए हैं।
मुझे डर लग रहा है। हमारा घर बहुत हिल रहा है माँ। माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। सब ठीक हो जाएगा। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते रीमा का कमजोर घोंसला हवा के एक झोंके से तिनका तिनका होकर बिखर गया। बच्चों, मेरे पीछे आओ। तीनों बारिश में भीगते हुए पेड़ के नीचे आ गए। वे बुरी तरह कांप रहे थे। कालू भैया, गोरी, दरवाज़ा खोलिए। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। बस आज रात के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। अरे कालू, देखो तो कौन आया है। वो भिखारी रीमा। भाग जाओ यहाँ से। हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है? तुम जैसे गरीबों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जाओ कहीं और मरो। रीमा रोते हुए कबूतर और लूसी के घर गई। लूसी बहन, कबूतर भैया, कृपया दरवाज़ा खोलो। मेरा घर टूट गया है। अरे रीमा, हमारा घर पहले से ही मेहमानों से भरा है। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। तुम किसी गुफा में क्यों नहीं चली जाती? किसी ने भी रीमा की मदद नहीं की। पूरा जंगल पत्थर दिल हो चुका था। बारिश और तेज हो गई है। रीमा और बच्चे कीचड़ में बैठे हैं। भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करो। अब मैं क्या करूं? तभी बिजली चमकती है और रीमा की नज़र मलबे के नीचे दबी उस पुरानी बोतल पर पड़ती है जो चमक रही थी। अरे, ये तो वही बोतल है। जलपरी ने क्या कहा था? ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये जादुई पानी है। तुम जिस भी चीज पर ये पानी डालकर जो भी मांगोगी वो चीज वैसे ही बन जाएगी। इसे संभाल कर रखना। हे भगवान, मुझे याद क्यों नहीं आया? शायद ये पानी हमारी जान बचा सकता है। रीमा ने जल्दी से मलबे को हटाया और बोतल निकाली। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो सिर्फ गीली घास है और कुछ नहीं। क्या घास से घर बन सकता है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हे जादुई पानी, अगर तुम सच हो तो कृपया इस घास को एक मजबूत, गर्म और सुंदर घर में बदल दो। मेरे बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर। वहीं पेड़ के नीचे एक तेज सुनहरी रोशनी होती है। देखते ही देखते वो साधारण गीली घास सुनहरी होने लगी। तिनके आपस में जुड़ने लगे। हवा में जादू की खुशबू फैल गई। पलक झपकते ही वहाँ घास का बना एक अद्भुत घर खड़ा हो गया। वो बाहर से साधारण दिख रहा था, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। चलो बच्चों, जल्दी अंदर चलो। वे तीनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। ज़मीन पर मखमली बिस्तर बिछे थे। कमरे के बीच में एक मेज़ थी जिस पर तरह तरह के फल, अनाज और मेवे रखे थे। दीवारें ऐसी थीं कि तूफान की एक भी बूंद अंदर नहीं आ सकती थी। माँ, देखो। वाह माँ, ये कितना गरम है। माँ देखो खाना, कितना सारा खाना। खाओ मेरे बच्चों, जी भर के खाओ। ये सब तुम्हारे लिए है। आज के बाद तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो कुदरत किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करती है। बच्चे खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। रीमा जलपरी को मन ही मन धन्यवाद देती है। अजी जल्दी जल्दी चलिए जी, काम पर पहुंचने में लेट हो गए तो मालकिन खूब बातें सुनाएंगी। एक तो सुबह से शाम तक काम करते करते हालत खराब हो जाती है। मालकिन इतना काम लेती है कि अब मन नहीं करता उनके यहाँ नौकरी करने का। ऐसे ही दोनों बात करते करते मालकिन के घर पहुंच गए और उस हवेली में काम करने लगे। लेकिन काम करते हुए अचानक से टुन्नू के हाथ से शीशे का शोपीस टूट गया। तुमने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो उसे मारने पीटने लगी। नहीं मालकिन, मत मारो मत मारो मत मारो मालकिन, मत मारो। आज के बाद अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हवेली की मालकिन उन दोनों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती है, जिससे वो दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। शाम को घर लौटकर भी उन दोनों के आंसू थम नहीं रहे थे। हम गरीबों की भी कोई इज्जत नहीं होती। जो आता है दुत्कार कर चला जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी तो चाहता है वो काम छोड़ दे। सही कहा तुमने। मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ काम करूँ, तो क्यों ना हम खुद का कोई काम ही शुरू करें। बात तो तुम ठीक कह रहे हो जी, लेकिन कौन सा काम करे वो समझ नहीं आ रहा। खैर, रात बहुत हो गई है, अब मैं खाना बना देती हूँ। इसके बाद रीमा खाने में दाल चावल बना देती है, जिसे खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी जब वह काम पर जाते हैं
तो मालिक और मालकिन फिर से ठीक से काम ना करने के कारण उन्हें खूब सुनाते हैं, उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। फिर शाम को घर आकर, बस जी, अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं और उस घर में काम नहीं करूंगी। रोज रोज यूं जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती है। तो हम और करेंगे भी क्या रीमा, हमें और कोई काम आता भी तो नहीं है। आप कहते हैं ना कि मैं छोले समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना हम इसी का कोई काम शुरू करें। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे? मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, साथ ही मेरे पास एक सोने की अंगूठी भी है। क्यों ना हम इसे गिरवी रखकर छोले समोसे का ठेला लगाएं। रीमा की बात मानकर टुन्नू सुनार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिसके बाद वह रीमा के साथ बाजार जाकर जरूरत का सारा सामान ले आता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रीमा छोले समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। फिर सारी तैयारी करने के बाद दोनों छोले समोसे बेचने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आता है। कैसे दी प्लेट? ज्यादा महंगी नहीं है, बस 30 रुपए प्लेट, साथ में सलाद और चटनी मुफ्त है। अरे वाह, फिर तो जल्दी से एक प्लेट लगा दो। टुन्नू जल्दी से ग्राहक को एक प्लेट लगाकर दे देता है। वाह, क्या स्वाद है! इतने अच्छे छोले समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। वाह बेटा, ये समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और पहले दिन ही उनकी अच्छी कमाई होने लगी और कुछ दिनों में बाजार में उनके ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ गए। फिर कुछ ही दिनों में उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। जिनके पास पहले खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब उनकी तरक्की देख उनके दोस्त भी जलने लगे। अरे वाह टुन्नू, रीमा, आप दोनों ने तो बड़ी तरक्की कर ली। लगता है धंधा काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, बस यूं समझो, कालू ऊपर वाले की कृपा बरसी है हम पर। वैसे एक बात कहूँ, क्यों ना हम पार्टनरशिप में मिलकर एक ढाबा खोल लें और उसी में छोले समोसे बनाकर बेचे। आधा पैसा मैं लगाऊंगा और आधा तुम। विचार बुरा नहीं है कालू। अब वो मिलकर पैसे मिलाकर एक ढाबा खोल लेते हैं। ढाबा खोलने के बाद उनका काम और अच्छा चलने लगता है। फिर एक रोज जब कालू पैसे लेकर घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, यह क्या है जी, आप फिर से इतने से ही पैसे लेकर घर आए हो? जब वो ढाबा तुम दोनों का है तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना। लेकिन 60% तो वह पति पत्नी ही रख लेते हैं। गोरी, छोले समोसे का सारा खर्चा वो दोनों ही करते हैं, साथ ही सारे छोले समोसे रीमा अकेले बनाती है, तो उनकी मेहनत भी तो बनती है ना। हाँ, तो तुमने भी तो ढाबा खोलने के लिए बराबर पैसे दिए। मैं कह रही हूँ, वो दोनों बड़े ही चालाक है, सब पैसे खुद रख लेते हैं और तुम्हें थोड़ी सी चिल्लर पकड़ा देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो गोरी? वो दोनों बहुत ईमानदार हैं और रीमा भी बड़ी मेहनती है। अब वह छोले समोसे बनाती है तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि सारे पैसे वह रखेगी। छोले समोसे तो मैं भी बना सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जितने पैसे उन्होंने उस ढाबे में लगाए थे ना, वो तो वह दोनों कब के वसूल भी कर चुके हैं। इसीलिए अब आप उन पर विश्वास करना छोड़िए और मैं तो कहती हूँ, आप मौका मिलते ही कैसे भी करके वो ढाबा अपने नाम करवा लेना। टुन्नू बहुत बीमार हो गया था। तब टुन्नू कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ जाता है, तो इस बात का फायदा उठाकर एक रोज वो धोखे से रीमा के साइन एक पेपर पर करवा लेता है। रीमा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चलता। और एक दिन, निकल जाओ अब तुम इस ढाबे से, आज से ये ढाबा हमारा है। बहुत झोल कर लिया तुमने, अब हम अपना ढाबा खुद चलाएंगे। और अगर आज के बाद तुम इस ढाबे की तरफ नजर भी आई ना, तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी कि ढाबा हमारा भी है? है नहीं था, अब ये सिर्फ हमारा है। चलो अब निकलो यहाँ से, तुमने खुद इस पेपर पर साइन किए थे। कालू भैया, आप तो बहुत ही लालची हो। आपको पता है, आपका दोस्त बिस्तर पर पड़ा है। उस बात का आपने फायदा उठाया और हमारे साथ धोखा किया। तो तुम दोनों ने कौन सा मेरे साथ सही किया है? मुझे थोड़े से पैसे देकर खुद ज्यादा रख लेते थे। चलो अब जाओ यहाँ से। रीमा दुखी होकर घर की ओर आ जाती है और अगले दिन अपना पुराना ठेला लेकर बाजार में जाकर उस पर छोले समोसे बेचने लगती है। उधर गोरी भी अपने पति के साथ सुबह ढाबे पर आती है
और छोले समोसे बनाकर बेचने लगती है। लेकिन उसके बने हुए छोले समोसे किसी को भी पसंद नहीं आते। छी छी, ये कैसे छोले समोसे बनाए? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। जब रीमा छोले समोसे बनाती थी तो उसका स्वाद ही अलग होता था, लेकिन इस छोले समोसे में ना तो मिर्ची का स्वाद आ रहा है ना आलू का। ऐसा लग रहा है जैसे छोले पानी में घोल दिए हो और आलू का मसाला भी कच्चा है। मैं तो ऐसे खा ही नहीं सकता। छी। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना बंद कर देते हैं। मुझे तो लगता है लोगों की मति मारी गई है, जो इतने अच्छे स्वाद को भी ना कहकर चले जा रहे हैं। उधर रीमा ने फिर से ठेले पर छोले समोसे बेचना शुरू कर दिया। उसे बेचता देख अब ग्राहक उसके पास जाने लगे और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, जिसके बाद वो खुद का अलग ढाबा भी खोल लेती है। फिर जब टुन्नू पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये सब क्या है रीमा? फिर रीमा उसे सारी बात बताती है। वो कालू इतना घटिया निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, रहने दीजिए। हमने अपनी मेहनत से अब सब कुछ हासिल कर लिया है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की कृपा थी जो मैं ये सब कर पाई। अपनी पत्नी के साथ मिलकर अब टुन्नू उस ढाबे को चलाता है, जिससे उसे खूब अच्छी कमाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लालच के चक्कर में गौरी और उसका पति अपना सब कुछ खो बैठते हैं और आखिर में उन्हें अपना ढाबा बंद करके लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। वहीं अब रीमा और टुन्नू खुशी खुशी रहने लगते हैं। घने जंगल में जहाँ पक्षियों की चहचहाहट थी, अचानक मौसम बदल जाता है। जंगल में हर दिन बारिश होने लगती है। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवा और बेटी मुन्नी के साथ रहती थी। वे बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि कालू शराब पीकर हर समय शराब के नशे में ही रहता और बेचारी गौरी अमीर पक्षियों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। उन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हर दिन बारिश हो रही थी। आज भी बहुत तेज बारिश हुई। मुन्नी स्कूल गई हुई थी। गौरी अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। हाँ, हे भगवान, बाहर इतनी तेज बारिश है और मुन्नी स्कूल गई हुई है। मुन्नी के पास रेनकोट भी नहीं है। अगर उसे ठंड लगे तो क्या होगा? सुनिए जी, उठिए, जरा जाकर अपनी बेटी मुन्नी को तो देखाओ कि अभी तक आई क्यों नहीं। बाहर बरसात बहुत जोरों से हो रही है। लेकिन कालू ने तो इतनी शराब पी रखी थी, वो तो हाँ या ना में जवाब भी नहीं देता, बस सोया हुआ था। तभी मुन्नी आ जाती है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर गौरी खुश हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गई बेटा। बारिश इतनी तेज थी कि तू जरा स्कूल में ही रुक जाती थी। जब बारिश रुकती तो फिर तू घर आ जाती थी। माँ, मेरे सभी दोस्तों के पास रेनकोट है सिवाय मेरे। सभी सहेलियाँ छुट्टी के बाद अपने अपने घरों को वापस चली गई। तो माँ, मैं वहाँ अकेली स्कूल में कैसे रहती? माँ, आपने पिछले साल भी बरसात के मौसम में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे रेनकोट लेकर देंगी, पर आपने पिछली बार भी नहीं लेकर दिया। माँ, इस बार तो मुझे रेनकोट ले दे माँ। सच में बरसात में भीगकर बहुत सर्दी लगती है। गौरी अपनी बेटी की बातें सुन रही थी और उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। वो अपनी बेटी को क्या बताती कि वो तो घर को बहुत मुश्किल से चला रही है। वो अपनी बेटी को रेनकोट कहाँ से दिलाती? फिर वो अपनी बेटी को भोजन खिलाकर सुला देती है। अगले दिन फिर से बरसात शुरू हो जाती है और अब की बार तो बरसात ऐसी हो रही थी कि पहले कभी न हुई हो। लेकिन शराबी कालू तो ऐसा अपने शराब के नशे में सोया हुआ था कि उसे तो बरसात की कोई चिंता ही नहीं थी। मुन्नी बेटा, आज तू स्कूल जाने को रहने दे। कल भी तू बरसात में इतना भीग कर आई थी। अगर आज फिर बरसात में भीगी तो कहीं तू बीमार ना हो जाए। मुन्नी स्कूल से छुट्टी कर देती है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। लेकिन बरसात और भी तेज हो रही थी और अब तो उनके घर की छत टपकने लगती थी और पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी। गौरी की सांसें रुक रही थीं इतनी तेज बरसात को देखकर। मुझ गरीब का घर भी बहुत कमजोर है कि ऐसा ना हो फिर अगर टूट जाए। अब मैं क्या करूं? अगर घर में रहूं तब भी मरती हूं, अगर बाहर जाती हूं तो तब भी मरती हूं। अब मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊं तो कहाँ जाऊं? और ये मेरा निखट्टू पति ऐसे सो रहा है जैसे घोड़े बेचकर सो रहा हो। अरे सुनिए, अब तो उठ जाए।
अब तो बरसात का पानी हमारे घर में आने लग गया है। अगर तुम ना उठे तो बरसात के पानी में ही डूबकर मर जाओगे। माँ, बारिश के पानी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम इस पानी में डूबकर मर जाएंगे? नहीं बेटा, भगवान हमें बचा लेंगे। तुम प्रार्थना करो तुम्हारे पापा का नशा टूट जाए और ये होश में आ जाए, फिर मुझे भी कुछ हौसला हो जाएगा। ऐसे अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर देखते ही देखते बरसात का पानी उनके घर में आने लग जाता है। छत से टपकने वाले पानी के कारण गीला होने से कालू की आंख भी खुल जाती है। गौरी, इतना पानी कहाँ से आया? तुम तो अपनी शराब के नशे में थे, तुम्हें क्या खबर हमारी। अब भी अगर तुम ना जाओगे तो हम तो पानी में डूबकर मर जाएंगे। कालू भी शर्मिंदा होता है। गौरी, मुझे माफ कर दो, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी शराब के कारण आज मेरा पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। आज इस बरसात के पानी ने मेरी आंखें खोल दी है। गौरी, तुम ऐसा करो, मेरी मुन्नी का ध्यान रखो। मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि हम कैसे यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। फिर कालू बाहर निकलता है। बाहर तो हर तरफ पानी ही पानी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को किस दिशा में लेकर जाए। फिर अचानक से उसे एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिस पर टेंट लगा हुआ था। कालू हिम्मत करके उस तैरते लकड़ी के टुकड़े के पास पहुंच जाता है और फिर अपनी पत्नी और बेटी को भी उस लकड़ी के टुकड़े पर बिठा लेता है। लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए उन्हें जाता है। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक वे सब टेंट के घर में रहते हैं। वे इस बाढ़ में डूबने से बच जाते हैं। बारिश रुकने के बाद वे एक सुरक्षित